हेल्थ एंड वेलनेस का टॉपिक है प्रिवेंशन प्रैक्टिस, यानी कि कोई डिज़ीज़ या मसला या बीमारी या तकलीफ़ होने से पहले हम कौन से ऐसे इकदाम कर सकते हैं कि उस मसले को होने से पहले रोक लिया जाए, प्रिवेंशन कर दी जाए। अब इसमें एक होलिस्टिक पर्सपेक्टिव है, यानी कि इस पर्सपेक्टिव में एक मसला ये है कि होलिस्टिक पर्सपेक्टिव और जो थेरेपी है उसके लोग बहुत कम है। दूसरा ये कि इस थेरेपी में हम पेशेंट की सिर्फ बीमारी को ठीक नहीं करते, हम उसका अगर कोई जहनी मसला है उसको ठीक करते हैं, अगर वो सोशली कुछ कमज़ोरी है उसमें उसको ठीक करते हैं, हम अगर वो इमोशनली उसका ब्रेकडाउन हुआ है तो भी हम उसको ठीक करते हैं। यानी हम मर्ज़ को नहीं, पूरे मरीज़ को ठीक करते हैं। ठीक है, हम डिज़ीज़ को नहीं, उस पूरे पर्सन को जिसको डिज़ीज़ हुई है, जिस रीज़न से हुई है, उसको ट्रीट करते हैं। तो अब इसके अंदर हमारा क्या रोल है एज अ फिज़िकल थेरेपिस्ट, हमने इसको डिस्कस करना है यहाँ पर। अ होलिस्टिक पर्सपेक्टिव फॉर फिज़िकल थेरेपी, कि भाई फ़िज़िकल थेरेपी में इस तरीके से हम क्योंकि हम भी कंसल्ट करते हैं, हम भी साइकोलॉजी पे बात करते हैं, हम पेशेंट को 20 से 30 मिनट जो है वो कंसल्टेंसी में लगाते हैं कि भाई पेशेंट को कोई मेंटल इशू तो नहीं है, फिर हम उसको गाइड करते हैं प्रॉपर तरीके से। तो ये वाला पर्सपेक्टिव फ़िज़िकल थेरेपी में किस तरीके से देखा जा सकता है उस पर हम बात करेंगे। तो अब ये कह रहा है कि जो आपका वर्ड है हल, ये हेल्थ एंड वेलनेस का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये जो हेल्थ अल्फाज है पुराने एक इंग्लिश वर्ड हल से निकला है, जिसका मतलब है मुकम्मल या साउंड। ठीक है, साउंड और मुकम्मल तकरीबन ठीक है। अब हेल्थ क्या होती है कि एक बंदे के मुकम्मल वजूद को रिस्टोर करना जो है वो बहुत ज़रूरी है हेल्थ के लिए। ठीक है, यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं। अब वेबस्टर की डिक्शनरी जो है उसके अकॉर्डिंग ये कहता है कि स्टेट ऑफ बीइंग हेल्दी एंड हैप्पी एंड प्रोस्पेरियस। हेल्थ को ये कह रहे हैं कि अगर आप हेल्दी हैं, हैप्पी हैं, प्रोस्पेरियस हैं तो ही वो हेल्थ कहलाएगा। अदरवाइज़ आप जो है वो सिर्फ एक नॉर्मल इंसान है जो एक या समझ लें एक रोबोट है और एक मशीन है और जो अपना काम कर रहा है और चला जाएगा। यानी आप एक फैक्ट्री में काम करते हैं या किसी ऑफिस में, तो आप इंसान नहीं। इंसान तब इंसान होता है जब उसके इमोशंस भी ठीक होते हैं, वो मेंटली तौर पे भी ठीक होता है, फिज़िकल तौर पे भी। अब यहाँ पे हेल्थ को आप क्या समझते हैं, आप क्या समझते हैं, मैं क्या समझती हूँ, और हेल्थ होलिस्टिक पर्सपेक्टिव से क्या है उसको हम देखेंगे। हेल्थ इज़ अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। यहाँ पे 3 पर्सपेक्टिव दिखा रहा है कि अगर आप फिज़िकली, मेंटली और सोशली बेहतर हैं, अच्छे हैं, तो ये आपकी हेल्दी स्टेट है। ये नहीं कि आपकी सिर्फ बीमारी, अगर आपको कोई नहीं है तो आप हेल्दी हैं, कि भाई मुझे बुखार नहीं है तो मैं हेल्दी हूँ, खुदा खास्ता कोई बड़ी बीमारी नहीं है तो मैं हेल्दी हूँ, नहीं। अगर आप जहनी तौर पर डिस्टर्ब हैं, या अगर आप सोशली लोगों से बात नहीं करते, ज़्यादा इंट्रोवर्ट हो रहे हैं, या सेल्फ स्टीम में कमी आ गई है, तो भी आप हेल्दी कंसिडर नहीं किए जाएंगे अकॉर्डिंग टू द होलिस्टिक पर्सपेक्टिव। अब यहाँ पे कुछ वोकैबुलरीज हैं जिसको हमें यहाँ पर समझना होगा, क्योंकि आगे जो स्लाइड्स हैं उनमें हम इन्हीं पे बात करेंगे। हेल्थ क्या है? इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल वेलबींग। यानी 4 चीज़ों की, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल और सोशल वेलबींग को मिलाएंगे, इसका जो कॉम्बिनेशन है उसको कहते हैं हम हेल्थ। स्पिरिचुअल हेल्थ क्या होती है कि एक सेंस कि आपको पता है मैं ज़िंदगी का मेरा मकसद क्या है और मैं इस दुनिया में क्या करने आया हूँ। उस मकसद के तहत जब आप काम करते हैं और बेलॉस करते हैं, यानी आप कुछ मांगते नहीं हैं उस काम के बदले में, उसको कहते हैं हम स्पिरिचुअल हेल्थ। वेलनेस क्या है कि अगर आप जो हेल्थ के तीनों कॉम्बिनेशन हैं, फिज़िकल, मेंटल और इमोशनल, इन तीनों का बैलेंस लेकर चल रहे हैं, उसको हम कहते हैं वेलनेस। यानी ओवरऑल स्टेट ऑफ वेलबींग और टोटल हेल्थ, जो ऊपर हेल्थ के कॉम्बिनेशन हैं उन सबको अगर मेंटेन करके चल रहे हैं बैलेंस में, तो ये आपकी वेलनेस कहलाएगी। क्रोनिक डिजीज़ क्या है? एक ऑनगोइंग कंडीशन या बीमारी जो अभी भी जो है वो आपको हो रही है, चल रही है। ठीक है, यानी सिम्टम्स उसके अभी भी उजागर हैं। अब यहाँ पे अगली स्लाइड में बात हो रही है। अब हम जल्दी जल्दी चलें क्योंकि हमने मेन बात जो है समझ ली है। अकॉर्डिंग टू WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग फ़िज़िकल, मेंटल, सोशल और स्पिरिचुअल वेलबींग को हम हेल्थ कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे 4 चीज़ें इन्होंने बोली हैं, क्या? फिज़िकल, मेंटल, सोशल और स्पिरिचुअल। 2 चीज़ें एस से हैं, सोशल और स्पिरिचुअल, बाकी फिज़िकल और मेंटल P और M से हैं। तो इसको PMSS से याद कर लें कि WHO के अकॉर्डिंग फ़िज़िकल, मेंटल, सोशल और स्पिरिचुअल वेलबींग को जो है वो हेल्थ कहा जाता है। अब पब्लिक हेल्थ क्या होती है कि इन कम्युनिटी एंड हेल्थ एजुकेशन प्रमोशन मैनुअल हेल्थ इज़ डिफाइंड एज अ मोर डायनामिक प्रोसेस। अब अगर आप कम्युनिटी और हेल्थ एजुकेशन की बात करेंगे और अगर आप चाहेंगे कि पूरी जो पब्लिक है उसकी हेल्थ के बारे में बात करेंगे, तो आपको जो है वो एक मोर डायनामिक प्रोसेस की तरफ जाना पड़ेगा। डायनामिक यानी कि आप एक पे स्टे नहीं कर सकते। अब पब्लिक है तो उसमें बच्चे भी होंगे, बड़े भी होंगे, बुज़ुर्ग भी होंगे, ज़्यादा उम्र के लोग भी होंगे, जेंडर डिफरेंसेस भी होंगे, लेकिन फिर आपको सबके लिए एक जैसी कोई एक पॉलिसी डिज़ाइन करनी पड़ेगी जिससे सबको फ़ायदा हो।
ठीक है, अब एक क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या है कि क्वालिटी एक ज़िंदगी गुजारने का बेहतरीन तरीका क्या है कि आपको आज़ादी हो कि आप अपनी फ़िज़िकल और मेंटल और इमोशनल वेलबींग और सोशल कॉम्प्लेक्स सबको एक साथ लेकर चलो और अपनी मर्ज़ी से उसमें चेंजेस कर सको। यानी आपको इतनी तो आज़ादी हो कि भाई आप जो मर्ज़ी सोच सको, अपने इमोशंस पे आपका कंट्रोल हो। ठीक है, ये है आपकी पब्लिक हेल्थ के जो पर्सपेक्टिव्स इतने होते हैं। अच्छा, हेल्थ के ट्रायंगल्स होते हैं जिसके 3 एलिमेंट होते हैं। हेल्थ का एक ट्रायंगल है जिसको हमें फॉलो करना होता है जब हम ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक है, या हम किसी को ट्रीटमेंट प्रिस्क्राइब कर रहे होते हैं। फ़िज़िकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ और सोशल हेल्थ। फ़िज़िकल हेल्थ है तो आपका मेंटल हेल्थ और सोशल हेल्थ पे काम करना अच्छा है। अगर मेंटल हेल्थ है तो फिज़िकली वो जो आपका पेशेंट है वो आपके जो आपने प्रिस्क्राइब किया है उसको वो उस पर काम करेगा। तो तीनों चीज़ें जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। फ़िज़िकल हेल्थ क्या है? आप फ़िज़िकल हेल्थ में सारी चीज़ें आपके बॉडी फंक्शन के हिसाब से है कि भाई आप अपने हेल्थ अच्छे से मेंटेन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, अच्छे से नींद 8 से 10 घंटे की नींद दे रहे हैं नहीं ले रहे हैं, खाना जो है वो प्रॉपर ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं, 8 कप पानी पी रहे हैं या नहीं, 30 से 60 मिनट की फ़िज़िकल एक्टिविटी कर रहे हैं या नहीं, ये आपकी फ़िज़िकल हेल्थ में आता है। अगर आप साथ में टबैको और अल्कोहल वगैरह यूज़ कर रहे हैं या नहीं, डेली बात ले रहे हैं या नहीं, ये आपका फ़िज़िकल हेल्थ में आता है। मेंटल हेल्थ में ये आता है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, आपकी डेली लाइफ की डिमांड्स पूरी हो रही हैं या नहीं हो रही हैं, आपकी फीलिंग्स क्या हैं, आप क्या सोचते हैं कि जब आप किसी प्रॉब्लम में आ जाते हैं तो उसको हल करने के तरीके किस तरीके से निकालते हैं। तो जब आप मेंटली हेल्दी होते हैं इन सब चीज़ों पे आप ध्यान देने के काबिल होते हैं। सोशल हेल्थ क्या है कि आप कितने अच्छे से जो हेल्दी रिलेशनशिप को मेंटेन कर लेते हैं, आप किसी को इमोशनल नीड में आप कैसे हेल्प करते हो, और जब आप इमोशनली नीड में होते तो लोग क्या आपको सपोर्ट करते हैं या नहीं करते, आपको कम्युनिकेशन करना आता है, अपनी बात रखनी आती है या नहीं आती है, आपको दूसरों की बात करना और सुनना दोनों एक हुनर है। अगर ये 2 चीज़ें आपको आती हैं या नहीं आती, इस पर भी हम जो है ध्यान देते हैं। दूसरों की रिस्पेक्ट करते हैं या नहीं करते, आप केयर शो करते हैं या नहीं करते। अब हेल्थ को यहाँ पे हॉलिस्टिक पर्सपेक्टिव से देखा जा रहा है कि स्पिरिचुअल हेल्थ और पैशन, यानी कि आपका एक जब आप स्पिरिचुअली हेल्थ के बारे में सोचते हैं दिमागी तौर से, और आप कहते हैं ना कि भाई मेरा दिल मुतमईन है, तो हर किसी मज़हब में हर किसी बंदे को उन्होंने जो है वो एक गोल दिया हुआ होता है, स्पिरिचुअल गोल होता है, और हर कोई उस गोल को मुकम्मल करने में लगा हुआ होता है। स्पिरिचुअल गोल सबका जन्नत है, स्वर्ग है, हेवन है। उसके लिए कुछ रास्ते हैं जो हर मज़हब में कॉमन है, सच बोलना, मेहनत करना, ईमानदारी एक्सेट्रा। जब हम स्पिरिचुअली हेल्दी होना चाहते हैं तो जितने भी हमें रूल्स मिले हैं हम उन सबको फॉलो करते हैं और एक पर्सनल गोल बनाते हैं जिसको हम अचीव करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो स्पिरिचुअल हेल्थ क्या होती है? टू फुलफिल अ नीड और पर्सनल गोल एंड अदर एस्पेक्ट ऑफ हेल्थ, कि अपनी खुद की ज़रूरत पूरी करना और एक पर्सनल गोल को अचीव करने की कोशिश करना भी हेल्थ में काउंट होती है। अब जो फिज़िकल, मेंटल, सोशल और स्पिरिचुअल कंपोनेंट्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है उस वक्त जब हम जो है किसी को एग्जामाइन कर रहे होते हैं कि हमें इसका ट्रीटमेंट किस तरीके से स्टार्ट करना है। जो मेडिकल प्रोफेशनल्स होते हैं वो ये देखते हैं कि भाई जब वो ट्रीट कर रहे होते हैं तो ये देखते हैं कि पहले क्या होता था कि हम बीमारी से पेशेंट को ठीक कर देते थे, मतलब बुखार है, बुखार ठीक हो गया, या खुदा खास्ता कोई बड़ी बीमारी थी वो ठीक हो गई, या पेशेंट को घर भेज रहे हैं। लेकिन आज के मेडिकल प्रोफेशनल्स जो है वो ये देख रहे हैं कि बीमारी के बाद हेल्थ कंडीशन का ख़राब होना, बॉडी फंक्शन का डिस्टर्ब होना, क्वालिटी ऑफ लाइफ का डिस्टर्ब होना, ये सारी चीज़ें जो है वो बीमारी को जो है लीड कर रही होती हैं। तो हम एक मेडिसिन दे के पेशेंट को ठीक नहीं कर सकते, तो हमें उसकी लाइफ की क्वालिटी को इम्प्रूव करना होता है, सर्टेन चेंजेस करने होते हैं, जिसके बाद आपका पेशेंट मुकम्मल तौर पे ठीक होकर जो है वो घर जा सकते हैं, अदरवाइज़ वो हर दूसरे दिन वापस आ जाएगा। अब शिफ्ट इन हेल्थ केयर के बारे में दिखाया कि भाई हेल्थ केयर में कैसे शिफ्ट ला सकते हैं, आप प्रिवेंशन कर सकते हैं डिजीज़ से, किसी का जो है वो लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करके, कि भाई मसला होगा ही नहीं, दोबारा आपको मेरे पास नहीं आना पड़ेगा। अगर आप अपनी ज़िंदगी में चेंजेस कर लेंगे ना तो भाई ये आपको जो है वो मसले हल हो जाएंगे। इस तरीके से आप पेशेंट को समझा के भेज सकते हैं। रिस्क बिहेवियर्स क्या होते हैं कि वो लोग जिनको टबैको यूज़ करने की आदत होती है और फिज़िकल एक्टिविटी नहीं करते, पड़े रहना, खाते रहना, पड़े रहना, टीवी देखते रहना, और सेक्सुअल बिहेवियर जिनका सही नहीं होता और HIV इन्फेक्शन वगैरह हो जाते हैं, ये हैं रिस्क बिहेवियर्स। अगर इन पर ध्यान नहीं देंगे, ऑब्वियसली लाइफस्टाइल डिस्टर्ब्ड है, तो फिर वही डिजीज़ होंगी जिनको हमें ठीक करने में सालों साल लग जाएंगे। इतना टाइम कोई देता नहीं है और प्रॉब्लम ठीक होने के बजाय एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, फिर जेनेटिकली वो उल्टा फैलती जाती है। लाइफस्टाइल फैक्टर्स क्या होते हैं कि लाइफस्टाइल क्या होता है कि एक एक्टिविटी जो मैं रोज़ाना करती हूँ ये मेरा लाइफस्टाइल है, यानी मैं सुबह उठ के अगर रोज़ नहा रही हूँ
और मुझे पता है कि मैं इतने दिन तक जो है वो ये सूट अब मुझे रिपीट नहीं करना, और मुझे यही स्पेसिफ़िक लंच लेना है, ये स्पेसिफ़िक डिनर लेना है, ये स्पेसिफ़िक ब्रेकफास्ट लेना है, और मैं इस तरीके से गाड़ी में जाती हूँ या बस में जाती हूँ, कैसी यूनिवर्सिटी जा रही हूँ, तो मेरा लाइफस्टाइल है। वो फैक्टर्स जो मैं डेली रिपीटेडली फॉलो कर रही हूँ, ये मेरे लाइफस्टाइल के फैक्टर्स हैं। ये डिटरमाइन करते हैं कि मैं हेल्थ के किस लेवल पे हूँ। हेल्थ और वेलनेस में क्या फ़र्क है? हेल्थ क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ फिजिकल, मेंटल, इमोशनल वेलबींग, ठीक है। अब इन सब चीज़ों का बैलेंस है, उसको हम कहते हैं वेलनेस। ऑप्टिमल हेल्थ क्या कहते हैं? ऑप्टिमल हेल्थ किसको कहते हैं कि भाई अपने ऑप्टिमल लेवल पे हेल्थ, जब आप फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल, सोशल हेल्थ में बैलेंस बरकरार रख लें तो ये आपका ऑप्टिमल हेल्थ है। अब लाइफस्टाइल में आप क्या चेंजेस कर सकते हैं कि आप अपनी ऑप्टिमल हेल्थ को अचीव कर सकें? सॉरी, सेल्फ अवेयरनेस बढ़ा दें कि भाई मुझे पता चल गया कि मेरे लिए भाई फ्रूट्स और सैलड्स खाना अच्छा है, तो मैं इस नॉलेज को अपनी लाइफ को हेल्दी करने के लिए जो है वो अपनी लाइफ को हेल्दी करने के लिए जो है वो इस नॉलेज को इस्तेमाल करूं। और जैसे मुझे सैलेड खाना पसंद है तो मैं सबकी डाइट में उस चीज़ को ऐड करवा दूँ। इस तरीके से जो छोटे छोटे चेंजेस, अच्छी सी इन्वायरमेंट घर में क्रिएट करूँ कि भाई चलो आओ आज कैरम खेलते हैं या कुछ, तो छोटी छोटी एक्टिविटीज़ लाइफस्टाइल के अंदर चेंजेस करके और ख़ुद को बेहतरी की तरफ लेकर आना, ये चीज़ें हम कर सकते हैं। पुअर हेल्थ में क्या होता है कि आपकी कोई पुरानी एक्यूट या क्रॉनिक डिजीज़ हो, मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हो, जिसकी वजह से कुछ फंक्शन जो है वो आप नहीं कर सकते हो, आपने खुद को लिमिट कर लिया हो। अब जो पुअर हेल्थ होती है इसका इफ़ेक्ट इंसान के खुद के ऊपर तो होता है, लेकिन अगर वो ज़्यादा लंबे अरसे तक वो पुअर हेल्थ कंटिन्यू होती है तो फिर फैमिली के ऊपर भी असर होना शुरू हो जाते हैं, फिर कम्युनिटी के ऊपर असर होना शुरू हो जाते हैं, फिर सोसाइटी के ऊपर असर होना शुरू हो जाते हैं, और हम अपना एक जो एज अ मेंबर ऑफ सोसाइटी जो रोल प्ले करते हैं वो उसको अच्छे तरीके से प्ले नहीं कर पाते हैं। और कुछ अर्से बाद जो फैमिलीज़ है वो भी जो है बेजार हो जाती हैं। बीमार बंदे से कौन कितने दिन बर्दाश्त करता है आजकल। पुअर हेल्थ में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं बता रहे कि मस्कुलोस्केलेटल डिसेबिलिटीज़ की वजह से यूएस में $1 ट्रिलियन हर साल खर्च होता है उनको ठीक करने के लिए। अब जो नेशनल सेंटर ऑफ क्रोनिक डिजीज़ प्रिवेंशन एंड हेल्थ प्रमोशन है, वो ये कहते हैं कि अनहेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से उम्र जिस सर्टेन एज के बाद जो बीमारियां होनी थी वो यंग एज में ही हो रही हैं। यानी हार्ट डिजीज़ का पहले ये कॉन्सेप्ट था कि 50-60 साल की उम्र में जो है वो लोगों को दिल का मसला होता है, लेकिन अब 30-30 साल के लोग जो जिम भी करते हैं ऑलरेडी, उनको भी जो है वो कार्डियक अरेस्ट हो रहे हैं और उसकी वजह से डेथ हो रही है। तो लाइफस्टाइल रिस्क फैक्टर में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? स्मोकिंग, टबैको, हाई फैट, मतलब वो जो हम जंक फूड खाते हैं, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, अल्कोहल लेना, ये सब जो है वो रिस्क फैक्टर्स हैं हमारी ज़िंदगी के लिए। हमारा एम्फेसिस किस चीज़ पे है बीइंग अ थेरेपिस्ट, कि हम प्रिवेंट करें इन सब चीज़ों को और इन सब चीज़ों को रोक लें ताकि आगे इनसे कोई मसला बने ही ना। जब पीछे से ही अगर हम अल्कोहल को पीने से रोक देंगे और अगर हम टबैको वगैरह से इस्तेमाल को रोक देंगे या हम जो है वो फ़ैट वगैरह इस्तेमाल करने को रोक देंगे तो आगे ओबेसिटी भी नहीं होगी, आगे किडनी फेल भी नहीं होगी और पेशेंट के लंग्स भी जो है वो हेल्दी रहेंगे। तो जो बड़ी बीमारियाँ हो सकती थी उससे जो है वो बचा जा सकता है। अब आगे हम जल्दी जल्दी स्लाइड्स घुमाएंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है यहीं पर ही थी। वेलनेस क्या है? एन एक्टिव लाइफ लॉन्ग प्रोसेस ऑफ बिकमिंग अवेयर ऑफ चॉइसेस एंड मेकिंग डिसीजंस टुवर्ड अ मोर बैलेंस लाइफ फुलफिलिंग लाइफ। एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर आप अपनी ज़िंदगी में परमानेंट चेंजेस कर लेते हैं, नए डिसीजंस बनाते हैं कि भाई अब मैंने आज से सोचा है कि मैं जो है वो बस में जा रही थी या गाड़ी में जा रही थी कॉलेज, तो मैं जो है वो साइकिल पे जाऊंगी ताकि मेरी जो है वो बॉडी की एक्टिविटी अच्छी हो जाए। मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ कि मैं ख़ुद को बेहतर देखना चाहती हूँ। एक तो ये सोच कि मैं ख़ुद को बेहतर देखना चाहती हूँ, इससे मेरी मेंटल हेल्थ को पता चलता है कि भाई मेंटली जो है वो स्टेबल हैं। दूसरा ये कि मैं फिर उसको इम्प्लीमेंट भी कर रही हूँ, तो यानी मैं फ़िज़िकली भी हेल्दी हूँ। और जब इन दोनों चीज़ों को साथ लेकर चलूँगी तो मेरी बॉडी के हार्मोन्स वगैरह भी बैलेंस हो जाएंगे, तो मेरी जो वेलनेस है वो मेंटेन होना शुरू हो जाएगी। तो वेलनेस क्या होती है कि एक एक्टिव स्टेट आपके माइंड की, आपकी बॉडी की, जिसमें आप अवेयर होते हैं कि कौन सी चीज़ आपके लिए सही है और कौन सी चीज़ आपके लिए जो है वो गलत है। तो स्टेट ऑफ वेलनेस किस तरीके से अचीव की जा सकती है? अच्छे लाइफस्टाइल से भी अचीव की जा सकती है, लेकिन इसके लिए जो वो 6 पॉइंट्स जो वो बताए गए हैं, 6 डायमेंशन मेजरमेंट्स या जो भी कह लें वो बताई गई हैं। किसने बताई है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वेलनेस ने। वो क्या कहते हैं? सोशल वेलनेस क्या होती है कि एक परसेप्शन आपका अपने बारे में कि आप कैसे हैं, आप कितने कीमती हैं लोगों के लिए, लोग आपकी कितनी कदर करते हैं। ये परसेप्शन आपका अपने बारे में जितना स्ट्रांग होगा, आपका सोशल बिहेवियर और आपकी सोशल इमेज उतनी स्ट्रांग होगी और आपका कैरेक्टर उतना स्ट्रांग होगा। साइकोलॉजिकल वेलनेस यानी कि ये परसेप्शन
कि फॉर एग्ज़ाम्पल जिस तरीके से पिक्चर बनी हुई है, इसको देख के समझ में आ सकता है कि भाई आपके साथ कोई इंसिडेंट हो गया है, किसी का मोबाइल चोरी हो गया या बड़ा एक्सीडेंट हो गया है, ठीक है। अब अगर कोई साइकोलॉजिकली अच्छा है या पॉजिटिव सोचता है तो वो बोलेगा कि चलो फ़ोन पे मेरी जान तो बच गई, क्या पता मेरा एक्सीडेंट हो जाता है, शायद अल्लाह ने इस पे बचा लिया, ठीक है। जो पॉजिटिव माइंडसेट वाले होते हैं वो इस तरीके से सोचते हैं। किसी के पैसे गिर जाते हैं तो वो इस तरीके से सोच लेते हैं। तो ये कह रहे हैं कि साइकोलॉजिकल वेलनेस में क्या होता है कि हम परसेप्शन चेक करते हैं बंदे का कि डिफरेंट सर्कमस्टांसेस ऑफ लाइफ में वो क्या सोचता है, वो क्या थॉट्स रखता है कि अगर कुछ उसके साथ बुरा हो जाता है तो। स्पिरिचुअल यानी स्पिरिचुअल की जो है मैंने पीछे भी बात की थी और थोड़ा सा एम्फेसिस इसको यहाँ पर भी कर देते हैं। आपके स्पिरिचुअल क्या है? एक यकीन, एक ईमान जिसके थ्रू आप ये समझते हैं कि आपका दिमाग और आपके दिल के दरमियान जो कोऑर्डिनेशन है वो क्यों है, ठीक है। यूनिफाइंग फोर्स बिटवीन बॉडी एंड माइंड इज़ कॉल्ड बिलीफ। बिलीफ इज़ द बेस ऑफ स्पिरिचुअलिज्म। हर स्पिरिचुअल बंदा एक बिलीफ लेकर जो वो अपने साथ चल रहा होता है, जिसके थ्रू वो अपनी बॉडी और माइंड को मेंटेन करता है और कंट्रोल करता है, और वो अपनी ज़िंदगी का एक पर्पस बनाता है और उस पर्पस के थ्रू जो वो अपनी लाइफ को कंस्ट्रक्ट करता है और अपनी सर्टेन गोल्स को अचीव करने की कोशिश करता है और सोसाइटी को सर्व करता है। चौथी चीज़ है फिज़िकल। अपनी हेल्थ के बारे में अगर आपका परसेप्शन जो है वो पॉजिटिव होगा और आप अपनी हेल्थ को अहमियत देते होंगे तो आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं, ठीक है। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट पहलू है। अब इसमें क्या है कि अगर आपकी बॉडी इस काबिल है, या तो आप बहुत हेल्दी हैं, ओवर हेल्दी, ओबीज़ हैं कि आपके पास एनर्जी तो है पर आप इतने ओबीज़ हैं कि उसको यूटिलाइज़ करके अपनी एक्टिविटी नहीं कर सकते, या आप इतने थिन हैं और आप इस बात से वाकिफ़ भी हैं कि जितनी एनर्जी की नीड है उतनी आपकी पूरी नहीं हो सकती, या फिर आपको ये भी पता है कि मैं इतना हेल्दी हूँ या मैंने इतनी अच्छी डाइट ले ली है कि मैं जो ये एक्टिविटी कर सकता हूँ। तो ये परसेप्शन भी बहुत इम्पॉर्टेंट है अपनी ज़िंदगी को बेहतरी की तरफ ले जाने के लिए। अब यहाँ पे इंटेलेक्चुअल की बात हो रही है कि अपने जहन को इस्तेमाल करके नए स्किल्स को लर्न करना, समझना, नए स्कीम्स दिमाग में बनाना, दिन को प्लान करके चलना और आगे अपनी ज़िंदगी को अपनी मर्ज़ी से प्लान करके चलाना, ये आपका इंटेलेक्चुअल पावर है। इमोशनल पावर क्या होती है कि अपनी खुद की पहचान करना, अपनी इज़्ज़त को बचाना, खुद एतमादी, ये आपके इमोशनल में आती है। अब हार्वर्ड क्लाइनबेल प्रोवाइड मोर कम्प्रहेंसिव 7। अब एक जो है जिस तरह से हमने जो है वो 7 से 6 वहाँ पर पढ़े पॉइंट्स, कुछ जो है वो हार्वर्ड क्लाइनबेल ने भी जो है हमें बताए हैं, क्लाइनबेल ने बताए हैं पॉइंट्स, डायमेंशंस बताई हैं, मेजरमेंट्स बताई हैं जिसके थ्रू हम वेलनेस को अचीव कर सकते हैं। एक तो स्पिरिचुअल वेलबींग है जो हमने वहाँ पर प्रैक्टिस की पढ़ी, वो सेम यहाँ पर है, जिसमें हेल्दी रिलीजियस बिलीफ, प्रैक्टिस और वैल्यूज़ आ जाते हैं। जैसे कि हर मज़हब के अंदर जो है वो आपको सच बोलने की तरगीब दी जाती है, झूठ बोलने से रोका जाता है, नाप तोल में ईमानदारी का हुक्म दिया जाता है, झूठ वगैरह से बचने की कही जाती है, इंसाफ कहने का कहा जाता है। तो स्पिरिचुअल वेलबींग क्या होती है कि जिसमें आप रिलीजियस बिलीफ्स को प्रैक्टिस करते हैं, उनको वैल्यू देते हैं और जिसके थ्रू आप अपने मास्टर को बेहतर करने की कोशिश करते हैं। मेंटल वेलबींग के क्या मेजरमेंट्स हैं कि जिसमें आप अपने माइंड और बॉडी को एक जगह फोकस करके अपनी फ़िज़िकल हेल्थ को भी अचीव करते हैं, अपने प्रॉब्लम सॉल्व करने की कैपेसिटी को भी बढ़ाते हैं और नई नई चीज़ें और क्रिएटिविटी की तरफ भी जो है ध्यान देते हैं। ये जो नया हमने पढ़ा था ये उसके अकॉर्डिंग है। फिज़िकल वेलबींग की डायमेंशन यहाँ पे कहता है कि आपकी बॉडी रिफ्लेक्ट करती है। देखिए हम ये पढ़ते हैं ना कि यू आर व्हाट यू ईट, आप जो खाते हैं आप वही हैं। तो फिज़िकल वेलबींग में क्या होता है कि आपकी बॉडी की हेल्थ को रिफ्लेक्ट करता है। रिलेशनशिप बिटवीन वेलबींग डायमेंशन या फिर मेजरमेंट कि भाई आपका जो कौन से मेजरमेंट हैं जिसके थ्रू जो है वो हम रिलेशनशिप के बारे में वेलबींग और रिलेशनशिप को जो वो के बारे में एक साथ बात कर सकते हैं। वो लोग जो रिलेशनशिप्स को लेके बहुत क्या कहना चाहिए सेंसिटिव होते हैं या समझदार होते हैं, उनके इमोशनल फैक्टर्स भी बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। वो सेल्फ हीलिंग की पावर अपने अंदर अच्छे से रखते हैं, उनके अंदर माफ़ करने की ताकत भी ज़्यादा होती है।
वो रिसीव करने की पावर भी बहुत अच्छे से रखते हैं, और वो अपने रिलेशंस के अंदर एक दूसरे को बेलौस तरीके से एम्पावर करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से उनके इर्द गिर्द जो उनकी सोशल जो लाइफ है वो बहुत पॉजिटिवली ग्रो करती है। अब वर्क की, काम की जो है वेलबींग मेजरमेंट्स क्या हो सकती हैं, डायमेंशंस क्या हो सकती हैं, कि जब आप किसी ऐसे प्रोफेशन में जाते हैं जिसमें आप जाना चाहते थे, तो आपकी वो जो एक ज़िंदगी का मकसद हासिल करने की जो प्यास होती है वो जो है पूरी हो जाती है, और आप अपनी कीमत समझने लगते हैं। और जब आपको वो काम मिल जाता है जो आप करना चाहते थे, जैसे आप इंजीनियर बनना चाहते थे या डॉक्टर बनना चाहते थे, और अगर आपको वही फील्ड मिल गई है, तो फिर आप कम्युनिटी की खिदमत जो है वो और बेहतर तरीके से करते हैं। तो इसमें आपका जो है वो अपने आपकी जो प्रोफेशन है जो आपकी फील्ड है उसकी सेटिस्फेक्शन की बात हो रही है। अब यहाँ पे कह रहा है कि प्लेइंग वेलबींग क्या होती है, कि भाई हम कहते हैं ना कि हर इंसान के अंदर एक बच्चे को ज़िंदा रहना चाहिए, ताकि वो अपना उस बचपने के थ्रू अपनी बॉडी को, अपने दिमाग को रिफ़्रेश कर सके। तो इसमें ये सब चीज़ें आती हैं, जिसमें आपका लाफ्टर, चेयर, एनर्जी बैलेंस, ये सब चीज़ें आ रही होती हैं। अब 7th पॉइंट क्या है कि अगर हम दुनिया के नज़रिए से देखें कि भाई अभी तो हमने बात की कि एक घर में वेलबींग के पॉइंट्स क्या होने चाहिए, कि एसी लगा हुआ हो, टेम्परेचर घर का अच्छा हो, फ्रिज हो, ये वो, ठीक है ना। अब हम किसी मुल्क का देखेंगे तो एक अलग पर्सपेक्टिव होगा। अब हम देखते हैं कि पूरी दुनिया को अगर हम देखें कि दुनिया में ऐसा क्या होना चाहिए कि मैं चाहूँ कि मैं कैसी दुनिया में रहना चाहती हूँ, उससे कुछ मेजरमेंट्स होंगे ना। तो मैं सोचूंगी कि भाई कोई भी मेरी दुनिया में बीमार ना हो, नेचुरल रिसोर्सेज भी बरकरार हो, सब एक दूसरे के साथ प्यार से रहें, इंसाफ भी वक्त पे हो जाए, लाइफस्टाइल भी अच्छा हो, हेल्थ केयर सर्विसेज भी टाइम पर मुहैया हो। तो ये है आपका वर्ल्ड डायमेंशन ऑफ हेल्थ बीइंग। ये आपके 7 पॉइंट्स से जो हमने पढ़ लिए। अब मॉडल ऑफ वेलनेस क्या होता है कि भाई अगर कोई बंदा मैनेजमेंट ऑफ इलनेस में काम करना चाहता है, वो चाहता है कि भाई आवाम को मैं ऐसा एक डायग्नोसिस दे दूं या चार्ट दे दूं या मॉडल दे दूं कि जिस पे इम्प्लीमेंट करने से जो मुआशरा है वो हेल्थ की तरफ चला जाए। तो वो जो चार्ट या फिर जो एग्जांपल्स है उसको हम कहते हैं मॉडल ऑफ वेलनेस, जो कि वो लोग जो इलनेस के ऊपर काम कर रहे होते हैं उनको जो है वो बड़ी हेल्प करता है। तो यहाँ पे लिखा है प्रोवाइड मल्टी डायमेंशनल एस्पेक्ट ऑफ वेलनेस, गिव फ्रेमवर्क फॉर क्लाइंट्स नीड फॉर मैनेजमेंट ऑफ इलनेस। अब इसमें 5 चीज़ें होती हैं: साइंस, सिम्टम, डिसेबिलिटी, प्रीमेच्योर डेथ। साइंस क्या होते हैं कि अगर किसी पैथोलॉजिकल चेंजेस की वजह से आपकी बॉडी के अंदर कुछ डिफरेंस आ जाए तो उसको हम कहते हैं कि भाई ये साइंस है। चेंज ड्यू टू पैथोलॉजी, उसको हम साइंस कहते हैं। और ये कौन डिटेक्ट करके देता है आपको? टेस्ट आप लैब से टेस्ट करवाते हैं तब पता चलता है। फिजिशियन या थेरेपिस्ट आपको बताता है कि भाई ये आपके साइंस है। फॉर एग्जांपल जैसे आपको फिजिशियन क्यों बताएगा, आपको तो नहीं पता आपके हीमोग्लोबिन लेवल्स है वो ऊपर नीचे हो गए हैं, सीबीसी में क्या है कुछ आपकी सर्टेन एक्टिविटीज़ में आपको प्रॉब्लम होगी, आप डॉक्टर के पास जाएंगे, वो बोलेंगे टेस्ट करा लें, और टेस्ट के बाद आपको डॉक्टर बोलेंगे कि भाई ये वाले इशू हैं, तो या शायद आपको ये बीमारी हो सकती है। तो ये है साइंस जो आपको पैथोलॉजी की वजह से आते हैं। सिम्टम्स क्या होते हैं? दर्द होना, पेन, भाई पेट में गड़बड़ हो रही है, सर में दर्द हो रहा है, इस तरीके के अल्फाज जो पेशेंट खुद बता सकता है सेंस करके, डॉक्टर नहीं देख सकता, क्योंकि डॉक्टर कैसे देखेगा पेट में गुड़गुड़ हो रही है, हाथ में दर्द हो रहा है। आप बताएंगे दर्द हो रहा है तो पेशेंट डॉक्टर को पता चलेगा। और तीसरी चीज़ थी डिसेबिलिटी, कि आप कोई ऐसी एक्टिविटी जो खुद से करना चाह रहे हैं लेकिन आप कर भी सकते हैं लेकिन किसी रीज़न से आप नहीं कर पा रहे हैं, तो उसको हम कहते हैं डिसेबिलिटी, किसी भी काम को करने की एबिलिटी का चला जाना। अब एडवांटेज क्या होता है मॉडल का, कि इससे आपको बीमारी होने से पहले ही जो है वो पता चल जाता है कि भाई क्या मसले हैं, तो आप अर्ली आइडेंटिफिकेशन कर लेते हैं और साइन और सिम्टम्स को वर्स्ट होने से पहले रोक लेते हैं। अब यहाँ पे जो मैंने शुरू में बात की थी कि होलिस्टिक अप्रोच में हम फिज़िकल फंक्शनिंग से ज़्यादा आगे की बात कर रहे हैं, यानी हम इस बात से बहुत आगे चले गए हैं कि पेशेंट कोई ये बीमारी है या वो बीमारी है, हम उसको ट्रीट इस तरह करेंगे। हम ये कह रहे हैं कि हमने इंडिविजुअल की फ़िज़िकल फंक्शनिंग पे काम करना है, उसको प्रॉपर तरीके से ठीक करना है, उसमें उसकी ऑप्टिमल वेलनेस, एम्फसाइजिंग ऑफ यूनिटी, माइंड, स्पिरिट और बॉडी, सब चीज़ें काउंट होंगी, यानी द होल पर्सन एंड द होल सिचुएशन हमने उसको ठीक करना है। अब गोल क्या होता है होलिस्टिक मेडिकल प्रैक्टिस का, कि हमने उसके लिए हर एक के लिए एक अलग जो है वो अप्रोच रख रहे होते हैं, क्योंकि हर एक पेशेंट का मसला सेम नहीं हो सकता। और हमारी इसमें कोशिश होती है कि हम उसमें कॉन्शियस अवेयरनेस ऑफ वेलनेस जो है वो पेशेंट की उसको जगा दें और पेशेंट को इस काबिल कर दें
कि वो अपनी केयर खुद कर सके हम हमारे पास से जाने के बाद, क्योंकि हम जो ट्रीटमेंट होता है होलिस्टिक, उसमें 1 से 2 महीने की जो है वो सर्विसेज लगती हैं आपकी। अब प्रैक्टिशनर्स क्या करते हैं, हेल्प करते हैं क्लाइंट को कि वो अपनी हेल्थ का कंट्रोल अपने हाथ में ले सके और अपनी ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए कुछ अच्छी आदत को जो है वो अपना सके। होलिस्टिक मेडिसिन में क्या होता है कि हम हेल्थ प्रमोट करते हैं, हम प्रिवेंटिव केयर बताते हैं। जैसे वो नहीं होता गाड़ी में ड्राइविंग सीट बेल्ट बांध लो और बांध कर जाइएगा, और आपके फीट के हिसाब से ये वाले शूज़ बेटर हैं, आप ये वाले शूज़ लिया कीजिए, या आपके बैक आपके स्पाइन के हिसाब से जो है वो ये एर्गोनॉमिक चेयर अच्छी है उसको यूज़ कीजिए। तो इस सब चीज़ों में जो है वो हमारा जो है अच्छे से जो रोल होता है। अब होलिस्टिक अप्रोच में क्या होता है कि बहुत सारे जो वो हीलिंग सिस्टम्स एक साथ काम करते हैं, जैसे मैंने स्टार्ट में बताया था कि वो जड़ी बूटी भी देंगे आपको, वो होम्योपैथिक मेडिसिन भी देंगे आपको, वो आपकी फिजियोथेरेपी भी करेंगे। उनको बस क्या करना है, आपको ठीक करना है, चाहे कोई भी अप्रोच हो। रिलेशनशिप ऑफ प्रैक्टिशनर एंड क्लाइंट फोकस ऑन द क्लाइंट्स ऑटोनॉमी एंड नीड्स वाइल वैल्यूइंग द इनसाइट ऑफ बोथ पार्टीज़, कि भाई दोनों के क्या नज़रियात हैं, उन नज़रियों की इज़्ज़त बरकरार रखते हुए प्रैक्टिशनर और क्लाइंट जो है वो अपने आप को ठीक करने की कोशिश में लगे रहेंगे। अब हम किस तरीके से करते हैं, हम यूजिंग लव, काइंडनेस, एक्सेप्टेंस, ग्रेस, ह्यूमर, मतलब हंसी मजाक करके, उनकी बातें सुन के, दो उनकी सुन ली, दो अपनी सुना दी। और हमने तो डॉक्टर ही रहना है, लेकिन हमने पेशेंट को अपनेपन से जो ठीक करना है, क्योंकि ऐसे जो पेशेंट होते हैं जिनको अगर मेंटल कोई इशू है या सोशल इशू है, उनसे ज़्यादा कोई बात नहीं करता, तो वो भरे हुए होते हैं, उनको चाहिए होता है कि कोई उनसे बात करे, वो फिर ही ठीक होते हैं। ठीक है। अब वो जो प्रैक्टिशनर्स होते हैं सर्व एज अ रोल मॉडल फॉर ऑप्टिमल केयर। जब आप किसी जिम जाते हैं, आप देखते हैं कि भाई जो ट्रेनर है उसके खुद के 6 पैक बने हुए हैं, तो आप उसको देख के कितना मोटिवेट होते हैं कि मुझे ऐसा बनना है। या कोई बहुत पतली दुबली ट्रेनर है तो आप उसको देख के कहते हैं कि मुझे ऐसा बनना है। तो हमें खुद एज अ रोल मॉडल जो है वो पेशेंट के सामने पेश होना होता है, ताकि वो हम कोशिश करें और हमारे साथ कोऑपरेट करें। 10वीं चीज़ इसमें क्या है कि अगर आपने अपनी ज़िंदगी में बीइंग थेरेपिस्ट अगर किसी की डेथ फेस की है, किसी अपने की मरना देखा है, किसी से दूर जाना बर्दाश्त किया है, तो आप बहुत अच्छे थेरेपिस्ट बन सकते हैं, क्योंकि आप सामने वाले की तकलीफ़ को समझ सकते हैं। तो ये थे वो 10 पॉइंट्स। अब क्या डिफरेंस है हॉलिस्टिक केयर में और कन्वेंशनल मेडिसिन में, इसकी फ़िलॉसफी में क्या डिफरेंस है कि इसमें जो है वो एलोपैथिक, ऑस्टियोपैथिक, नेचुरोपैथी सारी की सारी जो वो मेडिसिनल केयर जो वो इस्तेमाल कर ली जाती है पेशेंट को ठीक करने के लिए, जबकि कन्वेंशनल मेथड में सिर्फ एलोपैथिक मेडिसिन यूज़ होती है। अब होलिस्टिक मेडिसिन में का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि भाई ऑप्टिमल हेल्थ को प्रमोट करना है और डिजीज़ होने से बचानी है, और अगर हो गई है तो उसको ट्रीट करना है। जबकि कन्वेंशनल मेडिसिन में जो पैथोलॉजी होती है, जो मसला होता है, उसको क्योर करने की कोशिश की जाती है। क्योर नहीं होता तो जो उसके सिम्टम्स हैं उनको कम करने की कोशिश की जाती है। डायग्नोसिस किस तरीके से होता है, हम मेडिकल हिस्ट्री भी लेते हैं, फिजिकल एग्जाम भी लेते हैं, लेबॉर्ट्री डेटा भी देखते हैं, बे टेस्ट में क्या है, और होलिस्टिक हेयर केयर शीट भी जो वो इस्तेमाल करते हैं अपनी तरफ से। जो भी हमें जो हम कहते हैं ना कि उसको इमोशनली हमें चेक करना होता है सर्टेन बातें करके, तो सेम चीज़ें कन्वेंशनल हेल्थ में होती है। बस जो लास्ट वाला हिस्सा होलिस्टिक हेल्थ केयर शीट, ये जो है हम इस्तेमाल नहीं करते। प्राइमरी मेथड ऑफ केयर क्या होता है कि हम पेशेंट को एम्पावर करते हैं कि वो खुद को हील कर ले अपनी लाइफ स्टाइल में सर्टेन चेंजेस करके। जबकि कन्वेंशनल मेथड में जो प्राइमरी मेथड ऑफ केयर है वो क्या होता है कि वो साइन और सिम्टम्स को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं जल्द से जल्द। ठीक है। प्राइमरी केयर ट्रीटमेंट का ऑप्शन हमारे पास क्या है, हॉलिस्टिक केयर में हम पहले डाइट चेंज करते हैं, फिर हम एक्सरसाइज की तरफ लेकर आते हैं, फिर हम एनवायरमेंटल मेजर्स को चेंज करते हैं, फिर हम देखते हैं कि पेशेंट का सर्टेन एक्टिविटीज़ की तरफ क्या बिहेवियर है, और उसमें जो मॉडिफिकेशन करके पेशेंट को ठीक करने की कोशिश करते हैं उसकी काउंसलिंग करके। जबकि कन्वेंशनल मेडिसिन में सिर्फ मेडिसिन दी जाती है और सर्जरी की जाती है। अब हमारा सेकंड केयर ट्रीटमेंट क्या होता है, पहले तो भाई हमने उसके इस बारे में हमने जो पढ़ा है कि हम उसको जो है एम्पावर करते हैं प्राइमरी में। सेकेंडरी में हम क्या करते हैं कि अगर उस चीज़ से अगर वो ठीक नहीं हो रहा तो फिर हम जड़ी बूटी भी देते हैं, होम्योपैथिक मेडिसिन भी देते हैं, एक्यूपंक्चर भी, यानी जिस भी थेरेपी से वो ठीक हो सकता है उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पे सेकंड कन्वेंशनल मेडिसिन में सेकंड ट्रीटमेंट क्या होता है कि फिर हम यहाँ पे सेकंड ट्रीटमेंट ये होता है कि आप डाइट, एक्सरसाइज और फिजियोथेरेपी देते हैं। वीकनेस क्या है हमारी होलिस्टिक फिजिशियंस की या मेडिसिन की, कि हमारे पास लोग कम है इस थेरेपी को करने वाले, और इसमें टाइम बहुत लगता है। दूसरा उसमें क्या है कन्वेंशनल मेडिसिन में कि ये जो है वो इतनी जल्दी से इसका रिज़ल्ट नहीं आता और ये महंगा बहुत है।